Hello dear students and welcome to another video of Total English. This is EPS exam practice series day 4 and today we are going to do some questions from social studies. Social studies exam will be there on 30th of November. So because very less days are left, so we'll focus more on social studies, and later on after the social study paper we will do all the questions from English. So without wasting the time, let us start and let's see which chapters we are going to do today. At first, we have resources and development and then agriculture. So few questions I have picked from both the chapters, and through these questions we would like to understand the concepts and some tricks. So let's start. First question is, which of the following types of soil develops deep crack in hot weather? डीप क्रैक इन हॉट वेदर, ये सॉइल के टाइप से क्वेश्चन है. रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमें सॉइल के बारे में भी पढ़ना है. सो हमने वहाँ पे पढ़ रखा है कि दैट देर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल्स अवेलेबल इन इंडिया. कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं. और इसमें जो इम्पोर्टेंट सॉइल है वो एलुवियल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से. तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सॉइल है जो गर्म वेदर होने पर उसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं, ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं. तो देखते हैं ऑप्शंस. सबसे पहला एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, देन लैटराइट सॉइल, लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. सो इसमें से आंसर करेक्ट है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल अवेलेबल इन इंडिया. ये अगर रफली इंडिया का मैप को अगर ड्रॉ किया जाए, सो गुजरात के कुछ पार्ट्स में और द डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र और इसके आसपास के कुछ इलाके, ये वाला जो जोन है, दिस जोन बिलोंग्स टू ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल में मॉइस्ट होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा नमी को सोख सकता है, और जब वेदर हॉट होता है तो इससे क्रैक्स बन जाते हैं. इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर क्रैक्स बनते हैं तो इस क्या ये अच्छा है या बुरा है. तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि इससे एरेशन हो सकता है, जो एयर है वो अंदर चला जाता है. ठीक है, तो ये एक तरह से फसल के लिए अच्छा साबित होता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. द एरिया ऑक्युपाइड बाय प्लेटू इन इंडिया इज़. हमारे हिंदुस्तान में 3 टाइप के जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, दैट इज़ माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन्स. ठीक है, तो इनको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो सबसे यहाँ पर पूछा गया कि प्लेटू की परसेंटेज क्या है, कितना परसेंटेज यहाँ पे जो हमारा लैंड का है वो प्लेटू है. सो द आंसर इज़ 27%. 27%. और अगर इसमें ये सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा लैंड फॉर्म यहाँ पर हमारे इंडिया में अवेलेबल है, तो उसके लिए आंसर होगा प्लेन. प्लेन है 43%, प्लेटू जैसा कि हमने पढ़ लिया है 27%. और अगर आपको माउंटेन याद नहीं भी रहता है तो तीनों को जोड़ने से 100% आना चाहिए. तो 47, 27 और 43 इधर हो गया, बचा कितना, 30%. 30% हमारा जो है वो माउंटेन रीजन है. तो इस तरह से आप तीनों को याद रख सकते हैं, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है. लेट्स सी द अदर क्वेश्चन. अगला सवाल भी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का है. यहाँ पूछा गया है कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड, टाइप्स ऑफ लैंड में हम लोग पढ़ेंगे कि यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक उसमें पार्ट है कि लैंड को अलग अलग किस टाइप से यूटिलाइज़ किया जा सकता है. तो वहाँ पर भी लैंड को कैटेगराइज किया गया है. तो उसमें हमें एक कैटेगरी कल्चरेबल वेस्ट लैंड के बारे में भी पढ़ना है. तो यहाँ पर पूछा गया कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड किस टाइप के लैंड को कहते हैं. ठीक है, कौन सी कैटेगरी होती है. तो यहाँ पर पूछा गया है आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब वैसी ज़मीन जिसे अनकल्टिवेटेड मतलब बिना खेती किए हुए छोड़ दिया गया है, तो कितने समय तक छोड़ा जाता है तब उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड माना जाएगा. ठीक है, सवाल को समझ लीजिए कि कल्चरेबल वेस्टलैंड वैसा ज़मीन होता है जिसे कि छोड़ दिया गया है, मतलब वहाँ पर खेती नहीं किया गया है, उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है. तो उसका भी एक टाइम पीरियड है कि कितने साल तक छोड़ा जाता है उसे. तो ऑप्शंस यहाँ पर है 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 और मोर, या 4 ईयर्स. तो द करेक्ट आंसर इज नंबर सी, दैट इज़ 5 और मोर ईयर. 5 या 5 से अधिक साल के लिए अगर किसी लैंड को छोड़ दिया जाता है तो उसे कल्चरेबल वेस्ट लैंड की कैटेगरी में रखा जाता है. ठीक है, तो इस तरह से कैटेगरीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आप बाकी के जो कैटेगरीज है जैसे कि फैलो लैंड्स, उसमें नेट सोन एरिया होगा, ग्रॉस सोन एरिया है, फॉरेस्ट है. तो इन सब के कैटेगरीज के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर ले, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं.
Now let us move to the next question. And is what is the full form of UNCED? UNCED का full form क्या है? This question is again from Resource and Development. Let's see the options. United Nations Conference on Earth and Development, United Nations Constitution on Environment and Development, United Nations Conference on Environment and Development. And D is option number D is none of these. So हमें इसमें ही देखना है कि क्या सही है. तो कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ तो होगा नहीं, अर्थ पे नहीं है, इन्वायरमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है. और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की जगह कॉन्स्टिट्यूशन किया हुआ है, तो हल्का फुल्का माइनर सा चेंज करके ऑप्शन डाल दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए. इसलिए बेहतर ये होगा कि ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें. तो ये कॉन्फ्रेंस है इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पब्लिक पार्क्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अलग अलग रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस के आधार पर डिवाइड किया गया है, जैसे कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पे 4 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है. इंडिविजुअल रिसोर्स, फिर उसके बाद कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्स. तो इसके हिसाब से पूछा जाता है कि एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछता है कि इसमें से ये किस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है. जैसे कि एक एग्जाम्पल है पब्लिक पार्क्स. पब्लिक पार्क्स यहाँ पर क्या है, तो वो एक कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है. कम्युनिटी ओन्ड क्योंकि वहाँ की पूरी कम्युनिटी, वहाँ का जो समुदाय है वो उसका यूज़ कर सकता है. दैट इज़ मेड फॉर पब्लिक. किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो इंडिविजुअल है नहीं, ठीक है. तो वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स के अंतर्गत आता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन. अगला है अ रिसोर्स शुड बी. एक रिसोर्स क्या होना चाहिए? कल्चरली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, ऑल ऑफ दिस. तो रिसोर्स का डेफिनेशन यही कहता है कि रिसोर्स, कोई भी चीज़ को रिसोर्स तभी कहा जाएगा जब वो इन तीनों चीज़ों को अप्लाई अच्छे से करता हो, सेटिस्फाई अच्छे से करता हो. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. इसका मतलब समझिए, हो सकता है इसमें से कोई एक ही एग्जाम्पल, एक ही टर्म को पूछ दिया जाए कि कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है. इकोनॉमिकली फिजिबल एक रिसोर्स होना चाहिए, तो इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या होता है? तो कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कल्चर द्वारा एक्सेप्ट करना चाहिए. अगर कहीं पे रिसोर्स कहीं पे किसी को मिलता है तो वो वहाँ का समाज कल्चर एक्सेप्ट करता है, तब उसे माना जाएगा. इकोनॉमिकली फिजिबल होने का मतलब है कि उसमें आर्थिक जो है वो फ़ायदा दिखना चाहिए. ऐसा नहीं कि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में जितना एक्सपेंस चला जा रहा है उससे कम बेनिफिट मिल रहा है, तो पैसे के तौर पे वो हमें फ़ायदेमंद होना चाहिए. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब वो रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसे निकालने के लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए. अगर ये तीनों चीज़ कोई फुलफ़िल कर पाएगा तब हम उसे कहेंगे कि वो एक रिसोर्स है. इसलिए ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज. अगला क्वेश्चन एग्रीकल्चर से. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स. क्रॉप्स हमने पढ़ रखा है, तो इसमें प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स है. तो प्लांटेशन क्रॉप्स को पहले समझिए कि फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं. फार्मिंग में आपको प्रिमिटिव फार्मिंग पढ़ना होगा, इंटेंसिव फार्मिंग है, फिर कॉमर्शियल फार्मिंग है. तो कॉमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जांपल है प्लांटेशन क्रॉप्स. इसमें होता क्या है कि कॉमर्शियल फार्मिंग वो प्रकार का फार्मिंग होता है जिसका पर्पज़ होता है कि उसे मार्केट में सेल करना, ठीक है, उससे पैसे कमाना. तो प्लांटेशन में होता क्या कि एक ही जैसा क्रॉप को पूरे फील्ड में ज़्यादा बड़े पैमाना पे अच्छी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ज़्यादा लेबर यूज़ करके लगाया जाता है ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, ठीक है. तो यहाँ पर है टी, कॉफ़ी, बनाना, शुगर केन. ये हो जाएंगे प्लांटेशन क्रॉप्स. इन्हें बड़े पैमाना पे उस तरह से लगाया जाता है, ठीक है. तो टी, कॉफ़ी, बनाना और शुगर केन को मोस्टली इन तरीक़ों से यूज़ करते हैं. राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स आर, यहाँ पर टाइमिंग पूछा गया है कि क्रॉप्स का, कौन से क्रॉप का समय कब होता है, ठीक है, कब क्रॉप को, कब कब उस क्रॉप को लगाया जाता है, कब उस फसल को काटा जाता है. ये समय को पूछा जाता है कई बार, ठीक है. तो राबी क्रॉप्स के लिए इसका आंसर जानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक को आप अप्लाई करें ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए. तो एक नाम याद रखिए, जाकिर, ठीक है, जाकिर. अब इसमें जो जेड है और के है और आर है, ये तीनों वर्ड्स को आप साथ में पढ़ें, इसलिए ये नाम जाकिर आपको बताया गया. जाकिर से क्या होता है? जेड से है जैद, के से है खरीफ, आर से है राबी, ठीक है. यही 3 क्रॉप्स हमारे इंडिया में होते हैं, क्रॉपिंग सीजन्स हैं, ठीक है. जैद, खारिफ, राबी. अब मैंने इसे इस तरह से क्यों सजाया है कि जैद पहले है, फिर खारिफ, फिर राबी, और जाकिर नाम से आपको याद रहेगा कि पहले जैद है, फिर खारिफ, फिर राबी. बुक में भले अलग सीक्वेंस में दिया हो,
लेकिन जो ट्रिक अभी मैं बताऊंगा उसके चलते आपको ये, अगर आप इसको सीक्वेंस को अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब आपको सिस्टम से याद रखना है कि कौन सा क्रॉप कब लगता है। जाकिर या जैद, खारिफ और राबी जो है जैद। तो आपको याद रखना है कि आपका स्कूल का सेशन कब शुरू होता है, इसका सोइंग पीरियड और इसका हार्वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, सबका हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो सोइंग पीरियड मतलब इसको बोया कब जाता है, कब इसको लगाया जाता है पेड़ को, क्रॉप्स को। तो जब आपका स्कूल का सेशन शुरू होता है, मतलब मार्च अप्रैल के महीने में शुरू होता है, तो मार्च अप्रैल में ये इसका सोइंग पीरियड हो गया। इसको काटा कब जाता है फसल को, हार्वेस्टिंग पीरियड कब है, तो जब आपका गर्मी छुट्टी हो जाता है। गर्मी छुट्टी कब होता है, मई जून के महीने में। ऐसे याद रहेगा आपको। जायद क्रॉप कभी पूछ देगा, जायद क्रॉप का सीज़न क्या है, तो जायद क्रॉप का सोइंग सीज़न है, मतलब मार्च अप्रैल से लेकर मई जून तक। तो ऐसे आपको याद रहेगा। उसी तरह खारिफ, अब जून तक हमने पढ़ लिया, गर्मी छुट्टी हो गई। गर्मी छुट्टी में स्कूल कब खुलता है उसके बाद, जून जुलाई। तो जून जुलाई में इसको हम लोग शो करते हैं, मतलब लगाते हैं। फिर तब तक चलता जब तक आपका दुर्गा पूजा हॉलीडे नहीं आ जाए। दुर्गा पूजा हॉलीडे कब आता है, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर मंथ तक। तो दुर्गा पूजा से दिवाली तक का जो टाइम रहता है वो हॉलीडे सीज़न रहता है, बड़ा छुट्टी। फिर तो ये आपका खारिफ का सीज़न हो गया। फिर उसके बाद स्कूल खुलता है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर से स्कूल कब तक चलता है, जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाए। फाइनल एग्ज़ाम मतलब मार्च अप्रैल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल से शुरू हुआ और मार्च अप्रैल में खत्म हुआ, मतलब एक साल का मैंने आपको साइकिल बता दिया पूरा एकदम। तो याद रखने का यही ट्रिक है। फिर से सुन लीजिए एक बार। सेशन शुरू हुआ मार्च अप्रैल में, फिर गर्मी छुट्टी हो गई मई जून में, फिर गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुला जून जुलाई में। स्कूल चलता रहा अक्टूबर तक अच्छे से, दुर्गा पूजा छुट्टी हुई। दुर्गा पूजा के बाद स्कूल खुला अक्टूबर नवंबर में, और स्कूल तब तक चला मार्च अप्रैल तक। तो ये हो गया राबी का सीज़न, अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक। और ये हो गया खारिफ का, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। और ये हो गया जायद का। तो इस टेक्निक से आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। अब इसमें पूछा है राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, हार्वेस्टेड इन समर, सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग विंटर, सोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर। मतलब कब लगाया जाता है पूछा जा रहा है। तो अक्टूबर नवंबर मतलब ये तो ठंडे का टाइम है, तो विंटर हो गया। और काटा कब जाता है, अप्रैल तक आ जाता है, गर्मी। तो वो वाला होगा जिसमें विंटर में शो किया जा रहा है और हार्वेस्ट समर में किया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है। इस तरह से कोई भी खारिफ, जैद और राबी, इससे कोई भी तरह क्वेश्चन आएगा तब आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, तो फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि वो लोग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें। और नेक्स्ट वीडियो भी एसएसटी से ही होने वाली है। आई विल ट्राई टू कवर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम जियोग्राफी एंड देन the rest things, and the next video will come today only. I'm trying my best to upload today only. Thank you so much. We'll meet in the next video. Take care.